नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत रेडियो और टेलीविजन के लिए लेखन पर चर्चा करेंगे। क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जब आप रेडियो, टेलीविजन या दूरदर्शन के लिए लेखन करते हैं? क्योंकि जो समाचार पत्र में लिखा जाता है उसके लेखन की शैली बिल्कुल अलग होती है, और जब हम रेडियो या टेलीविजन के लिए लिखते हैं तो उसकी शैली अलग होती है। तो इम्पोर्टेंट कक्षा रहने वाली है। हम लेखन की प्रक्रिया पर बात करें या लेखन की विशेषताओं पर बात करें, उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि रेडियो बेसिकली होता क्या है और टेलीविजन, थोड़ा इसके बारे में समझकर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा हम रेडियो की करते हैं। रेडियो बेसिकली एक श्रव्य माध्यम है जिसमें केवल सुना जा सकता है। आप इसमें केवल आवाज के माध्यम से किसी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो जनसंचार का कैसा माध्यम है ये? श्रव्य माध्यम। अच्छा, जनसंचार माध्यमों की बात करें तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है। इसके अलावा आजकल जो सबसे प्रचलित या सबसे प्रसिद्ध है वो इंटरनेट है। तो बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा जनसंचार किया जा सकता है। और रेडियो की बात करें तो ये एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात आप इसमें केवल सुन सकते हैं, सुनकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रव्य माध्यम, कई बार ऑप्शन दिया जाता है कि श्रव्य माध्यमों में कौन कौन से विकल्प आते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का विशेष महत्व होता है। जाहिर सी बात है, सुनने में आपको ध्वनि, आपकी जो आवाज है और शब्दों का चयन आप कैसे कर रहे हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो समाचार पत्र के पाठक होते हैं ना, उनके पास ये सुविधा होती है कि किसी भी खबर को अगर उनको समझ में नहीं आई तो वो दोबारा पढ़ सकते हैं, शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं या किसी से समझ सकते हैं जाकर। लेकिन रेडियो में अगर वक्ता ने एक बार बोल दिया और मान लीजिए किसी कठिन शब्द का प्रयोग कर दिया, सुनने वाले को समझ में नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में उसका बोला हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। जो खबर वो पहुंचाना चाह रहा है वो जो श्रोता है उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमेशा ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों की समझ में आए, क्योंकि ये बहुत दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां तक के लोग सुनते हैं खबरों को रेडियो के माध्यम से। जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कई बार वो भी रेडियो के माध्यम से ही खबरों को सुनते हैं। तो जो बोले, जो वक्ता है जो बोले, वो बहुत सुस्पष्ट होना चाहिए और बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि सुनने वाले को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उनके पास शब्दकोश का कोई ऑप्शन नहीं है ना, अर्थ देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर समाचार पत्र में कोई बात छपी है तो जो पाठक है उसको 2-4 दिन पहले की खबर भी पढ़ सकता है अखबार में, क्योंकि उसके पास वो प्रिंट रूप में होता है। लेकिन जो रेडियो का श्रोता है उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो पुरानी किसी खबर को दोबारा सुन पाए, क्योंकि रेडियो में रिकॉर्डिंग नहीं होती। एक बार जो बोलकर एंकर चला गया तो उसको दोबारा वो रिपीट नहीं करेगा। तो इसमें अगर आपसे विशेषता पूछी जाए या इसकी कुछ जो है अवगुण या दोष पूछे जाए तो भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। और दूसरा, ये एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय कहने का मतलब है कि इसमें केवल आप देख सकते हैं, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समाचार जो भी होगा, खबरें जो भी होगी, केवल आप सुनकर उनकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये मुख्य बातें संबंधित हैं लेखन से। रेडियो के लिए, ये तो रेडियो की विशेषता आपने देखी। जब आप रेडियो के लिए लिखेंगे, सवाल आता है रेडियो लेखन और टेलीविजन लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, स्पष्ट कीजिए। तो एक तो भाषा जो है वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए और टाइपिंग भी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। देखो, जो समाचार पढ़ने वाला है वो ऐसा नहीं कि मुंह जवानी चीजों को पढ़ेगा, वो खबरों को पढ़कर ही बोलेगा, है ना। मुंह जवानी तो उसको याद नहीं है तो पढ़कर ही बोलेगा। पढ़ेगा कहाँ से? जो टाइप की हुई सामग्री उसके पास होगी, तो उसके पास एक साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए और ट्रिपल स्पेस में टाइप किया हुआ होना चाहिए। ट्रिपल स्पेस कहने का मतलब कि शब्दों के बीच में जितना गैप रहेगा वो उतने ही ज्यादा सुस्पष्ट रूप से नजर आएंगे और बोलने में उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। और दोनों साइड हाशिया छोड़ना चाहिए। जब भी समाचार टाइप किया जाए तो पेज के दोनों साइड एक बराबर हाशिया, मार्जिन छोड़कर इसको टाइप किया जाना चाहिए।
अब एक पंक्ति, मान लीजिए किसी पंक्ति में कुछ टाइप किया जा रहा है तो उसमें 12 से 13 शब्द ही होने चाहिए। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा एक लाइन में अगर आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्पेस उतना नहीं दे पाएंगे। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विभाजित शब्द मतलब तोड़कर, जैसे समाचार कॉपी में जटिल एवं संक्षिप्त आकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब विभाजित और संक्षिप्त से इसको समझिएगा। संक्षिप्त अक्षर क्या होते हैं, मतलब बहुत जो जोड़ कर लिखे जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक शब्द है मेरे पास निम्नलिखित, ठीक है ना, ये एक पूरा अपने आप में शब्द है। मैंने कहा निम्नलिखित, ये मैं एग्जाम्पल के बता रही हूँ, हालांकि रेडियो लेखन में निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रही हूँ। तो कोई शब्द है निम्नलिखित, अब आपने क्या किया, ये संयुक्त है, दो अलग अलग शब्द जुड़े हुए हैं, एक लाइन में आपका आ नहीं रहा है, तो आपने क्या कर दिया बच्चे, एक तरफ निम्न लगा दिया, डैश लगा के, नीचे वाली लाइन में आपने लिखित लिख दिया, ठीक है। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। मान लीजिए जो पढ़ने वाला है उसने इस तरह के किसी शब्द को दोबारा जब वो पढ़ रहा है तो पहले ना देखा हो और उसको वो ठीक से रिपीट ना कर पाए, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। हालांकि निम्नलिखित शब्द यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रही हूँ। तो बहुत जटिल शब्द और संक्षिप्त आकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लंबे अंक होते हैं या दिनांक होता है उनको शब्दों में लिखना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर 1 दिसंबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, शब्दों में लिखना है, अंकों में नहीं लिखना, ताकि पढ़ने वाले को बहुत क्लियर समझ में आ जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें देखो किन चीजों से बचना चाहिए। तो निम्नलिखित क्रमांक, अधो हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? जैसे निम्नलिखित है तो निम्नलिखित आप वहां कर सकते हैं जहां कोई पढ़ रहा है ना, पाठक है, कि खबरें, निम्नलिखित खबरें हैं। तो हालांकि अखबार या कहीं पर भी निम्नलिखित का प्रयोग अवॉइड किया जाता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जहां पर ये लगे कि इस क्रम में खबरें आपको पढ़नी है, ठीक है, चाहे वो निम्नलिखित हो, क्रमांक हो, अधो हस्ताक्षरी हो। वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मतलब जो लिखावट है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और समाचार लेखन की भाषा प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत दूर दराज के लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है वो भी समाचार सुनते हैं रेडियो के माध्यम से। तो ऐसा ना हो कि बहुत तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग कर दिया जाए या बहुत साहित्यिक शब्दावलियों का प्रयोग कर दिया जाए और जो सामान्य लोग हैं उनकी समझ में आए ही ना। तो जो आम बोलचाल की भाषा है, बहुत सरल सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखन करना चाहिए। इसके अलावा डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। छोटे, संक्षिप्त मतलब छोटे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसको टुकड़ों में करें, है ना, एक साथ करें। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। देखो, जब रेडियो पर कोई समाचार बताया जाएगा तो मान लीजिए कोई खबर सुबह हुई, घटी और कोई दोपहर में घटी, कोई शाम को घटी, अगर वो समाचार रात में कोई व्यक्ति सुन रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कब की खबर है या 1 महीने पहले कोई घटना घटी थी। तो इसके लिए जरूरी है कि वो जब वर्तमान में आज खबर सुन रहा है तो आज का संदर्भ लेकर ये बताना जरूरी है कि ये खबर आज से पहले कब घटी या आज के बाद कब घटने वाली है। मान लीजिए कोई बैठक होनी है, वो कल होगी, तो कल बैठक होगी, या परसों बैठक हुई थी, या 1 महीने पहले ऐसा हुआ था, या कल ऐसा हुआ था। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इसी महीने, ताकि ये क्लियर रहे कि कोई घटना जो है वो किस समय, किस दिन या किस वक्त घटी है। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा गया कि संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन इनके प्रयोग में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? देखो, एक तो ये WTO है, इसको हर कोई जानता है ना, WTO को हर कोई जानता है। यूनिसेफ है, सार्क है, ICICI बैंक है। मैंने कहा मुझे SBI बैंक जाना है, तो सबको पता है SBI बैंक क्या है। तो ऐसे जो बहुत प्रचलित शब्द हैं या बहुत प्रचलित संस्थान है, उनका अगर हम एक संयुक्त या
छोटे अक्षरों में या शॉर्ट फॉर्म हम कहें लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कोई नई संस्था है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, अगर उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए कहा गया है कि इनका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर बहुत प्रसिद्ध संस्थान है तब उसका प्रयोग करना चाहिए, वरना उसका पूरा नाम बताना चाहिए। तो ये विशेष बातें जो है आपको लिखते समय याद रखना है। किसके बारे में? रेडियो के बारे में। थोड़ी सी चर्चा करेंगे टेलीविजन या दूरदर्शन पर जब आप लेखन कर रहे हैं तो इसके लेखन की क्या विशेषता है। उससे पहले दूरदर्शन, जैसे आपने रेडियो के बारे में कहा कि एक श्रव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। मतलब इसमें दृश्य भी आपको दिखाई जाएंगे, विजुअल्स भी होंगे और ऑडियो भी होगा, यानी आप उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो की भांति यह भी एक रेखीय माध्यम है, मतलब आप केवल देख सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है ऑन द स्पॉट, जैसे कहते हैं प्रतिक्रिया देना, वो नहीं कर सकते हैं कि कोई खबर दिख रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, आप ये नहीं कर सकते। टेलीविजन में शब्दों और ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि लोग जो भी घटनाएं घट रही हैं वो दृश्य के माध्यम से देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका महत्व बढ़ जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते रहते हैं। मान लीजिए कोई हेडलाइन बन रही है, ब्रेकिंग न्यूज है कि आज सुबह बहुत तेज बारिश आई, पूरा पानी पानी भर गया, तो अगर ये हेडलाइन यहाँ पे चल रहा है ऊपर, तो दृश्य जो है उसी जगह की या उस जो शब्द है उसको पूरा करते हुए दिखाई जानी चाहिए कि हाँ बारिश हो रही है, पानी भरे हुए हैं। अब मान लीजिए दृश्य सूखे का दिखा दिया गया और ऊपर लिखा हुआ है कि बारिश तेज हो रही है, तो ये कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन रहा है। तो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं जो शब्द और दृश्य होते हैं, और साथ साथ चलते रहते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। और टेलीविजन में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त होती है दृश्य के साथ लेखन, मतलब जो भी आपके पास विजुअल्स हैं उनके हिसाब से लिखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्दों से ज्यादा दृश्यों को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए जो भी हेडलाइंस होंगी वो बहुत छोटे शब्दों में, बहुत छोटे सेंटेंस में बनाई जानी चाहिए, और दृश्य जो है वहां पर संबंधित पूरे होने चाहिए। क्लियर? अब दूरदर्शन या टेलीविजन में जो खबरें प्रसारित होती हैं या आप तक पहुंचती हैं, उसके 7 चरण माने जाते हैं। मतलब किस किस तरीके से या कौन कौन से तरीके से खबरें आप तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये 7 चरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगर कभी सवाल बन जाए कि टेलीविजन लेखन के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट या रेडियो की भांति टेलीविजन चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना है। मतलब जैसे ये सूचना देते हैं, वैसे समाचार के माध्यम से सूचना ही प्रदान की जा रही है टेलीविजन के द्वारा भी। और ये टेलीविजन में जो सूचनाएं होती हैं वो कुछ चरणों से होकर गुजरती हैं, जिसमें फ्लैश बैक शैली है या ब्रेकिंग न्यूज जिसको आप कहते हैं, है ना। खबरें फ्लैश हो रही हैं, अभी जो तुरंत घटित हुआ, बैक यानी पीछे जो घटित हुआ है, वो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आपके सामने आएंगी। ड्राई एंकर इसमें होता है, एक फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। तो ये 7 चरण होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में चलकर देखेंगे कि इन 7 चरणों में विशेष बातें क्या हैं। आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए तो कैसे आप इनको अलग अलग डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। सर्वप्रथम कोई खबर अगर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी और जैसे ही घटना की जानकारी एंकर तक पहुंची, न्यूज रूम तक पहुंची, उन्होंने उस घटना को दिखाना शुरू कर दिया। और इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना दी जाती है, क्योंकि उस समय तक विजुअल्स नहीं होते, दृश्य नहीं होते, और हो सकता है घटना के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती। तो बस एक उनको ये पॉइंट पता रहता है कि बस कुछ घटना घटी हुई है और उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो अभी वो वेरीफाई भी पूरी तरह से नहीं हुई है, उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है, तो केवल एक सूचना के रूप में आपके पास लगातार वो पहुंचती रहती है। जैसे अभी प्लेन क्रैश एक हुआ था, उसमें जब तक वो विजुअल्स नहीं आए थे, पता नहीं चला था कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, बस इतना था कि एक प्लेन क्रैश हो गया। तो वो बार बार उस खबर को रिपीट किए जा रहे थे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर।
तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो खबरों पर थोड़ा सा नजर बना के रखते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या है, इसमें ड्राई मतलब होता है सूखा, मतलब एंकर जो बोलने वाला, मैं अभी बोल रही हूँ, मान लीजिए मैं न्यूज पढ़ती तो मैं एंकर होती है ना, संवाददाता जिसको आप कहते हैं, संवाददाता नहीं कह सकते हैं आप, न्यूज रूम में जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। संवाददाता तो बेसिकली रिपोर्टर जो बाहर से खबरें लेकर आता है। तो न्यूज रूम के अंदर जो होते हैं, जहां से खबरें हमें सुनाते हैं, वो एंकर होते हैं। अब ड्राई एंकर है मतलब इनके पास कोई दृश्य नहीं है, ठीक है, और बहुत खबरों के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो एंकर खबर के विषय में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कौन सी चीज कहां, कब और कैसे घटित हुई, क्योंकि अब तक खबर का दृश्य उसके पास नहीं होता। तो जब तक एंकर के पास खबरों का पूरा ब्यौरा नहीं है या दृश्य नहीं है, तब तक वो अपने जो दर्शक है उनको बांध कर कैसे रखेगा, बातों के जरिए। तो अभी बिना दृश्य के जब एंकर केवल सूचनाएं देता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्राई एंकर कहते हैं, ये याद रखना। फोन इन, अब देखो कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्टर होते हैं, संवाददाता होते हैं ना, वो घटना स्थल पर मौजूद रहते हैं और जो न्यूज रूम में बैठकर एंकर खबरें पहुंचा रहा है उन तक वो फोन के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं और वहां पर जो घटनाएं हो रही होती हैं या जो भी सिचुएशन होती है उसकी पल पल की जानकारी वो फोन के माध्यम से देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज रूम से ही एंकर फोन लगा देते हैं और फोन से ही वो संवाददाता से बात कर रहे होते हैं। तो ऐसी जब फोन पर जानकारी हमें मिलती है घटना स्थल से तो उसको फोन इन कहा जाता है और वहां से जितनी अधिक से अधिक जानकारियां मिलती हैं वो सब एंकर दर्शकों को बताता है। ठीक है, एक होता है एंकर विजुअल, एक आपने एंकर ड्राई एंकर देखा जिसमें एंकर के पास कोई दृश्य नहीं है, उसका बिल्कुल उलट है एंकर विजुअल, यानी एंकर अब विजुअल के साथ है यानी दृश्य के साथ है। जब घटना के दृश्य या विजुअल प्राप्त हो जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जिसे एंकर पढ़ता है। मतलब पीछे दृश्य भी चलेंगे और साथ में खबरें भी लिखी हुई होंगी, उसको पढ़कर आप तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना देने से होती है, बाद में दृश्य दिखाया जाता है। मतलब ये घटना घटी और अब बैकग्राउंड में वो चित्र आपको दिखाया जा रहा है। तो विजुअल के साथ जब एंकर आ जाए तो एंकर विजुअल। ठीक है, एक होता है एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है बच्चे कथन। अब किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के विषय में प्रत्यक्षदर्शियों से संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबरों को पुष्ट किया जाता है। मतलब वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये घटना घटी। मान लीजिए अभी मैंने प्लेन क्रैश का जिक्र किया तो वहां पे कुछ लोगों ने उसको गिरते हुए देखा या कुछ लोगों से प्रभावित हुए, कुछ लोग वहां पे लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। तो वो क्या है, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो प्रमाण है उस बात का कि यहाँ पर कोई घटना घटी। तो जब संवाददाता सीधे उन लोगों से बात करवाता है या बात करके जानकारी एंकर तक पहुंचाता है तो उसको क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। मतलब एंकर जो है वो लोगों की बाइट सुना रहा है, लोगों के कथन सीधे तौर पर स्टूडियो में बैठकर सुना रहा है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है एंकर बाइट, क्योंकि वहां पर वो लोग सीधे कनेक्ट होते हैं स्टूडियो के साथ, समाचार जो रूम है उसके साथ, जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। तो इसमें ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लाइव का मतलब क्या है, किसी खबर को घटनास्थल से सीधा प्रसारित करना। एक होता है कि भाई कुछ क्लिप आ रही हैं, आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया, समाचार आपके पास विजुअल्स के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए वहीं पर कैमरा लगा है, जो कुछ हो रहा है आप उसको लाइव देख पा रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपके सामने घटित हो रहा है। तो जब सीधी खबरें घटनास्थल से आने लग जाए तो उसको लाइव कहते हैं। और एक होता है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने को कहता है। जैसे आपने देखा होगा ना, हमें पूरा पैकेज मिलता है, मतलब उसमें सारी चीजें होती हैं। तो एंकर पैकेज का मतलब होता है कि उसमें दृश्य भी है, उसमें विजुअल्स भी हैं, है ना, उसमें ऑडियो भी है, उसमें संवाददाता जो है रिपोर्टिंग भी अपनी दे रहा है, उसमें बाइट्स भी हैं, मतलब सबके कथन भी ले लिए गए हैं। तो एक मिला जुला जो रूप होता है जिसमें दृश्य है, लोगों की बाइट है, कथन है, ग्राफिक के जरिए सूचनाएं दी जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंकर पैकेज। यानी एंकर फुल पैकेज के साथ सूचनाएं प्रोवाइड करवा रहा है। अब यहाँ पे कोई कमी नहीं रह गई। तो कुल मिलाकर जब आप दूरदर्शन के लिए खबरों पर जाते हैं तो 7 चरण होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब टेलीविजन पर खबरें प्रसारित होती हैं तो उसमें विजुअल, नेट और बाइट, इन तीनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है। विजुअल क्या होते हैं, दृश्य, आपने इसको समझ लिया। फिर
भी एक बार इसको देखें, याद रखें कि ये होते क्या है, उनका महत्व क्यों है। विजुअल से तात्पर्य उन दृश्यों से है जो उस खबर से संबंधित होते हैं जिसको एंकर पढ़ रहा होता है। तो अभी आपने कहा चूंकि दृश्य श्रव्य माध्यम है टेलीविजन, तो उसमें दृश्यों का ज्यादा महत्व होता है क्योंकि खबरों को देख सकते हैं लोग। और बाइट और कथन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रमाण है, एक तरह से प्रमाणित करता है, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा किया जाता है कि हाँ ये घटना वास्तव में घटी और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। इसके अलावा होता है नेट या साउंड। नेट यानी साउंड को प्राकृतिक आवाज जो होती है उसे कहते हैं। अब जब शूटिंग होती है, लाइव कोई टेलीकास्ट हो रहा होता है, तो उसके पीछे की जो आवाजें होती हैं वो स्वतः ही कैप्चर हो जाती हैं, उनको हटाया नहीं जाता। तो इससे पता चल जाता है कि वास्तव में घटनास्थल पर क्या कुछ हो रहा है। मान लीजिए कोई रैली निकल रही है और पीछे लोग नारे लगा रहे हैं, तो वो नारे जो लग रहे हैं ना, हालांकि रिपोर्टर किसी एक से बात कर रहा होगा या अपनी बातें बता रहा होगा, लेकिन पीछे से वो नेचुरल आवाजें जो आ रही हैं वो स्वतः ही कैमरे में कैद हो जाएंगी। तो नेट, इसके अलावा विजुअल और बाइट, इन तीनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जब हम टेलीविजन के लिए लेखन कर रहे होते हैं या टेलीविजन पे समाचार दिखाया जाता है। अब थोड़ी हम विशेषताएं बात करेंगे। विशेषताएं क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है जो टेलीविजन है उसकी खबरों की। तो एक तो ये देखने और सुनने दोनों की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जीवंत घटनाओं का प्रसारण, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने लाइव टेलीकास्ट, जैसे मैं कभी लाइव आया करती थी आपके सामने, तो आप मतलब मेरे से मतलब ऐसा लगता था कि हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपके मैसेजेस भी मैं देख सकती थी, आपसे बात भी कर सकती थी। तो एक लाइव वाला जो मतलब ऐसा लगता है कि आमने सामने से बात हो रही है, या जो कमरे के अंदर बैठकर लाइव देख रहा है उसको ऐसा फील होता है कि वो स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है। प्रभावशाली खबर से परिचित होना, मतलब इसमें खबरें जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं लोगों के ऊपर, और समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना, क्योंकि रेडियो और जो आपका समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं होती है, उसमें एक डेडलाइन होती है खबरों की, लेकिन जो टेलीविजन है 24 आवर्स आपको खबरें दिखा सकता है, लगातार खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गई विशेषताएं। कुछ कमियां भी होंगी क्या? बिल्कुल। भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से आपने कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत टाइप कर दिया जो आपके दृश्य से मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पर हो सकता है कि आपका जो दर्शक है वो उतना ज्यादा आप उस पर प्रभाव ना डाल पाए, क्योंकि यहाँ दर्शकों को बांध कर रखना बहुत जरूरी होता है टेलीविजन के साथ। बाइट या जो कथन होता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब उनको इंक्लूड करना चाहिए। अब ऐसे में संवाददाता होते हैं, उनके पास परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को ढूंढना होता है जो बाइट दे सके, है ना। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है। मान लीजिए कोई घटना घटी और आप लाइव दिखाने चले गए, आप उसके पीछे की कहानी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई और वहां से एक सामाजिक उत्तेजना जो है जन्म ले सकती है, और परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो इसकी कुछ कमियां, कुछ दोष जो आपने टेलीविजन के देखे। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बचा हुआ है कि जब रेडियो या टेलीविजन के लिए समाचार लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ा सा देखिएगा, तो भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो हमने शुरुआत में बात की कि भाई बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सामान्य शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आम जनता भी इसको समझ सके, सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। छोटे वाक्य और सरल तथा कर्णप्रिय वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, मतलब वाक्य छोटे हों, सेंटेंस बहुत छोटे हों। लंबे सेंटेंस आप बोलेंगे, एक सांस में बोलते चले जाएं तो समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे शब्द बोल दें जो सुनने में अच्छा ना लगे तो भी लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना। वाक्यों में तारतम्यता हो, मतलब एक वाक्य जो आप बोल रहे हैं उसके बाद जो दूसरा वाक्य बोलेंगे उन दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले कुछ और बोल रहे हैं, एक पैर यहाँ रख दिया, दूसरा पैर यहाँ रख दिया, पता ही नहीं कहना क्या चाह रहे हैं। तो तारतम्यता यानी जो है संबंध जरूरी है। जटिल शब्दों, सामाजिक शब्दों एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। वही मैंने कहा, सामाजिक शब्द या बहुत ज्यादा साहित्यिक शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आप साहित्य नहीं लिख रहे हैं, आप समाचार लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप लोकोक्तियां, मुहावरे प्रयोग कर देंगे तो आधी जनता वैसे ही समझ में नहीं पाएगी, ठीक है। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाए। अब मान लीजिए कोई चीज लिखी हुई है, एंकर उसको लाइव प्रसारित कर रहा है और उसको पढ़ने में समझ नहीं आया, तो वो तो बेचारा मतलब इतना एम्बेरसमेंट होगा उसको, या जो
सुनने बैठा है, देखने बैठा है, उसको कैसा फील होगा कि ये व्यक्ति जो समाचार पढ़ रहा है इसको पढ़ना भी नहीं आता। तो मतलब ऐसी चीजों से हमेशा बचना चाहिए। जटिल कठिन शब्द, तत्सम शब्दावलियों के शब्द का प्रयोग नहीं, निम्नलिखित जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, संयुक्त अक्षर लिखे हुए हैं, संक्षिप्त अक्षर लिखे हुए हैं, तो वही लिखे जाने चाहिए जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लोग इनसे परिचित हैं। तो ये तो रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, हमने इसकी बात कर ली। ओवरऑल जो रेडियो और टेलीविजन के लिए लेखन होता है उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि ये कक्षा आपने पूरी देखी होगी और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।